गुड इवनिंग बच्चों। चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। इसके कुछ प्रश्न लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, एजेंडा 21 जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन कब और किस शहर में किया गया था। तो पहले तुम यह समझेंगे कि एजेंडा 21 क्या चीज़ थी। जब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण में विकास सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2021 तक, सन 2021 तक पर्यावरण में काफ़ी हद तक कमी लाई जाएगी, तो जिसे हम एजेंडा 21 कहते थे। इसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ऊपर एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे, और इसमें भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति भी जताई थी। इस एजेंडे के अंदर सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को सहमति प्रदान की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि पूरे भूमंडल में सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी पर्यावरण का इस्तेमाल करते रहें, कि उन्हें भी सुरक्षित वातावरण मिल जाए, जो संसाधन है वो संसाधन वे भी प्रयोग कर सकें। तो इसी एजेंडा 21 की जो मीटिंग हुई थी, इसका जो सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? वो 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में यह हुआ था। प्रश्न नंबर 2 आपका आता है, रियो डी जेनेरियो किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो जैसे कि अभी आपको पहले आंसर में क्वेश्चन में बताया है कि रियो डी जेनेरियो किस देश का प्रसिद्ध शहर है? ये ब्राज़ील का प्रसिद्ध शहर है। प्रश्न नंबर 3, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट को किस आयोग ने जारी किया था? तो जो हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ब्रूकलैंड आयोग ने 87 ईस्वी में जारी किया था। अगला प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है, यह पुस्तक E.F. सुभेसर की रचना है, और इन्होंने इसको वर्ष 1974 में पब्लिश कराया था। कब कराया था? 1974 में कराया था। इसके राइटर कौन थे? E.F. सुभेसर इसके राइटर थे। अगला प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की व्यवस्थित रूप से वकालत किस वर्ष की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम का एक क्लब था जिसने संसाधन संरक्षण की बात की थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से उसकी वकालत की थी सन 1968 ईस्वी में। कब की थी? सन 1968 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, सन 1974 में E.F. सुभेसर ने संसाधन संरक्षण के विषय पर गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति अपनी किस पुस्तक में की थी? तो सिंपल प्रश्न है, E.F. सुभेसर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो E.F. सुभेसर ने जो पुस्तक लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या लिखी थी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इन्होंने 1974 में संसाधन संरक्षण के विषय पर गांधी जी की बात का वक्तव्य दिया था। गांधी जी ने कहा था, हमारे पास सभी देशवासियों की आवश्यकता के लिए भरपूर संसाधन है, परंतु किसी के लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। तो इस दर्शन की पुनरावृत्ति, इस दर्शन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न आपका आ जाता है, हमारे पास सभी देशवासियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भरपूर संसाधन है, किंतु किसी के लालच की पूर्ति के लिए नहीं है। अर्थात गांधी जी का कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का कथन है। ध्यान रखेंगे, दोनों ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। हमारे पास सभी देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरपूर संसाधन है, किंतु किसी के भी लालच की पूर्ति के लिए नहीं। या पूछा जा सकता है आपसे, हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र मैदानी भाग है? अर्थात देश का कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो मैदानी भाग है? तो यह है आपका 43%। क्या हो, कितना हो गया? 43
प्रतिशत, 43% जो भाग है ये मैदानी भाग है। और कितना भाग पर्वतों से घिरा हुआ है, तो प्रश्न नंबर 9 में आप देखेंगे 30% भाग हमारे देश का पर्वतों से घिरा हुआ है। और बाकी बचा हुआ जो भाग है उस भाग पर पठार है जो 27% होता है। तो 3 प्रश्न आपके हो जाते हैं। 43% भाग हमारा मैदानी भाग है, 30% भाग पर्वतों से घिरा हुआ है और 27% भाग पठार है। ये हम मैदानी भाग की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत आबादी यानी कि कितनी जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो भारत देश की जो जनसंख्या है वो लगभग जनसंख्या 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला संसाधन प्राकृतिक संसाधन होता है, दूसरा मानव निर्मित संसाधन होता है और तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन है जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जो संसाधन एक बार खनन करने और प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, क्योंकि वो संसाधन कभी समाप्त नहीं होते, वो रिन्यूअल होते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, इसलिए ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और जो संसाधन एक बार खनन करने या प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं उन संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये आ गया आपका उत्तर, अनवीकरणीय संसाधन। हाँ, क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो कोयला और खनिज तेल कैसे संसाधन है कि जब हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। कोयले को जब यूज करेंगे वो जल जाएगा, जलने के बाद दोबारा कोयला नहीं बन पाएगा, इसलिए इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे जो खनिज तेल होता है हमारा, पेट्रोलियम होता है, डीजल होता है, कैरोसिन होता है, जलाने के बाद समाप्त हो जाते हैं, दोबारा वो खनिज तेल नहीं बन पाते, इसलिए ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, भूमि, जल और वनस्पति किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो भूमि को हम कितना भी प्रयोग कर ले, भूमि का मतलब है कि हम उससे कितनी पैदावार ले सकते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति कितनी है, तो कुछ दिनों बाद में दोबारा उपजाऊ बन जाती है। इसी प्रकार से जल एक जल चक्र होता है, तो जल चक्र के माध्यम से जल दोबारा आ जाता है और वनस्पति पेड़ पौधे उगते हैं, नष्ट होते हैं, फिर उग जाते हैं। इस प्रकार से ये जो संसाधन है ये नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार संसाधनों के भंडार सीमित होते हैं? कि किस प्रकार के जो संसाधन हैं उनके भंडार सीमित होते हैं? तो उत्तर हो गया अनवीकरणीय जो संसाधन हैं उनके भंडार सीमित होते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो जैसा आप जानते हैं सूर्य से हम कितनी भी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, वो समाप्त नहीं होती, और जो संसाधन समाप्त नहीं होते वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसलिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का जो संसाधन है वह नवीकरणीय संसाधन है। जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संसाधन निजी व्यक्ति के, आपका घर क्या है? आपका है, तो उस पर किसका अधिकार है? उस पर आपका अधिकार है, तो इन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे संसाधन जिन पर स्वामित्व किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का होता है, वे संसाधन जिस पर स्वामित्व समुदाय के सभी व्यक्तियों का होता है और सभी व्यक्ति उनका समान रूप से प्रयोग करते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कॉलोनी में कोई पार्क होता है, सड़कें होती हैं, ऐसे संसाधन का सभी लोग प्रयोग करते हैं, सभी का उन पर स्वामित्व होता है, तो ऐसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। अगला प्रश्न, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन किन संसाधनों के अंतर्गत आते हैं? तो तकनीकी तौर पर यानी कि टेक्निकली देश में जितने भी संसाधन होते हैं वे सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत आती है? तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा
नवीकरणीय या नवीकरण योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति और प्राणी संसाधन किन संसाधनों के सही उदाहरण है? तो न वनस्पति और जो प्राणी संसाधन है ये कैसे संसाधन है? ये जैव संसाधन है, इनमें जीवन है। प्राणी में भी जीवन है, वनस्पति में जीवन है। तो जिन संसाधनों में जीवन होता है उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं, और वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं। अर्थात जिन संसाधनों में जीवन होता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अगला प्रश्न नंबर 25, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र तटरेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक होता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र होता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र वह आर्थिक क्षेत्र होता है जहां महासागर से 200 किलोमीटर अंदर का जो क्षेत्र होता है, महासागर के अंदर तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के महासागरीय क्षेत्र को हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात अपवर्जक क्षेत्र में जो देश है जिसकी तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र है वहाँ पर उसी का अधिकार होता है, इसे हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कितनी दूरी तक होता है? 200 किलोमीटर की दूरी तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भारत को अपने अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर में किस खनिज पदार्थ को खनन करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत एक ऐसा देश है जिसे अपने आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र से दूर मैग्नीज ग्रंथियाँ अर्थात मैग्नीज नूडल्स को खनन करने का अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? मैग्नीज ग्रंथियों को खनन करने का अधिकार प्राप्त है। और भारत, हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिए, समझ गए इसको। भारत को क्या अधिकार प्राप्त करने का है? मैग्नीज प्राप्त करने का अधिकार है कि वो मैग्नीज को वहाँ से निकाल सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकसित संसाधन, संभावित संसाधन, भंडार और संचित कोष। 4 प्रकार के होते हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास एक ऐसा आर्थिक विकास है या आर्थिक विकास से अभिप्राय है ऐसा जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। क्या है? सतत पोषणीय विकास एक ऐसा पोषणीय विकास है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अगला प्रश्न, संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी इसको लाभ पहुंच सके। यानी कि संसाधन का प्रयोग इस तरीके से हो, इस प्रकार से हो कि हमारी आवश्यकताओं के साथ हम तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करें लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं उनको भी इसका लाभ पहुंच जाए। ये किसका आधार है? तो ये सतत पोषणीय आर्थिक विकास का आधार है। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसका आयोजन किया गया था रियो डे जेनेरियो। और रियो डे जेनेरियो कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। और इस सम्मेलन के अंदर कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? एजेंडा 21। अगला प्रश्न है UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? UNFCCC, यहाँ पे एक सी और लगा देंगे आप, क्या हो गया? UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ये आपका बताया था अत्यधिक सिंचाई।
पंजाब में भूमि की ज़्यादा सिंचाई की, धान की पैदावार करने लगे, तो जिससे पंजाब की भूमि का निम्नीकरण होने लगा। निम्नीकरण से मतलब है भूमि की जो पैदावार है वो कम होने लगी। अगला प्रश्न, हमारे देश में बंजर भूमि कितने प्रतिशत है? तो हमारे देश की जो टोटल भूमि है उसमें लगभग 24% भूमि बंजर भूमि कहलाती है। कितनी है? 24% भूमि बंजर भूमि है। और वह भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती नहीं की जाती अपितु 2 या 3 वर्षों में एक बार फसल उगाई जाती है, तो उस भूमि को हम प्रतिभूमि कहते हैं। जिस भूमि पर हर वर्ष खेती ना करके 2 या 3 वर्षों में एक फसल उगाई जाती है, एक बार फसल उगाते हैं, उसे हम प्रतिभूमि कहते हैं। और जिस भूमि पर कोई भी उपज पैदा नहीं होती उसे हम बंजर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बंजर भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो भारत के क्षेत्रफल का 22% जो क्षेत्र है यह वनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, हरी घास का विस्तृत क्षेत्र जिस पर पशुओं को चराया जाता है वह भूमि क्या कहलाती है? हरी घास, तो हरी घास से हम समझ सकते हैं जिस पर पशुओं को चराते हैं उसे हम चरागाह कहते हैं। तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? चरागाह क्षेत्र कहेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को याद होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश का कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो बच्चों, जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति है इसके अनुसार देश का 33% भाग, 33% भाग कितना होना चाहिए? भौगोलिक क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए, यानी कि इतने भागों में वन होने चाहिए। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में कैसी मृदा होती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गलत लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए था। कैसी मृदा होती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, चाय उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आप नोटिस करेंगे चाय कहाँ पर ज़्यादा पैदा होती है? आसाम में होती है। तो आसाम की भूमि कैसी है? मृदा कैसी है? पर्वतीय मृदा है। तो चाय उत्पादन के लिए पर्वतीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा ही सर्वाधिक उपयुक्त होती है और काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। भूमि की उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारकों के द्वारा हटाया जाना क्या कहलाता है? भूमि के उपजाऊ कणों से तात्पर्य है भूमि की जो ऊपरी सतह है, जो उपजाऊ सतह है, उस सतह का हट जाना या हटाया जाना भूक्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। भूक्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निःशुल्क प्राप्त होने वाले उपहार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। पृथ्वी से जो निःशुल्क प्राप्त होने वाले उपहार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि जो भी पृथ्वी से मिलता है वो हमारा संसाधन होता है जो हमारे प्रयोग में आता है। संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाले वे तत्व या वे वस्तुएं जो किसी भी रूप से मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात मानव जीवन के लिए उपहार होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो भूमि हमें प्रकृति से मिलती है। भूमि को किसी हम लैब में नहीं बना सकते, साइंटिस्टों के माध्यम से नहीं बना सकते, तो इसलिए भूमि प्राकृतिक संसाधन है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटराइट मिट्टी पीले रंग की होती है। कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। अगला प्रश्न, पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य कारक अथवा साधन क्या है? जो पर्वतों पर मृदा अपरदन होती है उसका मेन कारण क्या है? तो पर्वतों के ऊपर बर्फ़ होती है, बर्फ़ पिघलती है, उससे जल का निर्माण होता है, इसलिए पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है उसका मुख्य कारक जल है। जल के माध्यम से पर्वतों का मृदा अपरदन होता है। भारत का कौन सा भूक्षेत्र है जो कुछ 12 नदियों के प्रवाह को निश्चित करता है? 12 नदियाँ वे नदियाँ होती है
जिन पर वर्ष भर जल भराव होता है, जल का प्रवाह होता है। तो ऐसा भू क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र होता है जहाँ से काफ़ी नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस भू क्षेत्र में खनिजों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? जैसा आपको पहले बता चुके हैं कि जो भारत का पठारी क्षेत्र है इसमें खनिजों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है। पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूभाग पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा में जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो पंजाब और हरियाणा में जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो नदियों के द्वारा किया गया है, नदियों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले भी आ चुका है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। कौन कौन से होते हैं? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जो नदियों के द्वारा नई जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ के उपरांत जो मिट्टी बनती है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मृदा को कांप भी कहते हैं, अर्थात नई कांप मृदा को खादर मिट्टी कहा जाता है। इसी प्रकार बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? जो पुरानी कांप की मृदा होती है, पुरानी कांप की मृदा को या पुरानी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को बांगर मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? यह आपका अंतिम प्रश्न है। जलोढ़ मृदा को कांप के नाम से जाना जाता है, कचरी के नाम से जाना जाता है और दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये 55 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि किसी को कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो वह कमेंट में पास कर सकता है। थैंक्स। उम्मीद है आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे।